स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 सितंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि आज पूरे बिहार को बंद रखा गया है। जब बिहार बंद का आह्वान किया गया है और ये बिहार बंद का आह्वान बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से की गई है। दरअसल बात यह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी और इस दौरान दरभंगा में एक युवक भरे मंच से पीएम मोदी को लेकर के गाली दी। पीएम मोदी को गाली तो दी, साथ ही साथ उनकी पीएम मोदी की माँ को साथ में लेकर के गाली दी गई। अब इसी को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और खास करके सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए गठबंधन के लोग इसको लेकर के काफ़ी नाराजगी दिखा रहे हैं। जहाँ हाल फिलहाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले को लेकर के भावुक हो गए और रो पड़े। वहीं पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल भी रो पड़े, भावुक हो गए। जहाँ अब इसी को लेकर के बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। आज सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बिहार बंद रखा जाएगा। रेल सेवा को बाधित नहीं किया गया है, यानी कि रेल सेवा यूं ही निरंतर जारी रहेगी और साथ ही साथ एम्बुलेंस जो इमरजेंसी सेवा है उसको छूट दी गई है। बाकी पूरा बिहार आज बंद रहेगा। इसी मामले को लेकर के आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को अब से स्कूलों की तरह चलाने का फैसला लिया है और फिर ताकि बच्चों को शुरुआती शिक्षा और फिर पोषण दोनों एक साथ मिले। अब से ये केंद्र एक प्रकार से मिनी स्कूलों में बदल जाएंगे, जहां पर सुबह घंटी बजेगी, बच्चे प्रार्थना करेंगे, यूनिफॉर्म पहन करके पढ़ाई करेंगे और फिर पोषाहार के साथ बुनियादी शिक्षा लेंगे। समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने बताया है कि ये पहल चुनाव के बाद नियमित रूप से शुरू होगी और इससे बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ेगी। जीविका दीदियों के जरिए ड्रेस वितरण कई जिलों में शुरू हो चुका है, जबकि स्टडी किट और फिर केंद्र को रंगीन बनाने का काम भी जोरों पर है। यह योजना 3 से 6 साल के बच्चों के लिए ICDS का हिस्सा है, जो कि पोषण और फिर प्री स्कूल एजुकेशन को साथ लाएगी। रोजाना रूटीन के बारे में अगर बात किया जाए तो सुबह घंटी बजने के बाद प्रार्थना, फिर पढ़ाई का समय, उसके बाद पोषाहार वितरण। वहीं पर माता पिता की मासिक बैठक में बच्चों की स्वास्थ्य रिपोर्ट तैयार होगी ताकि पोषण की निगरानी हो। वहीं पर हर बच्चे को एक जैसी ड्रेस मिलेगी, जो कि जीविका दीदियों के माध्यम से वितरित हो रही है। किट में किताब, कॉपी, खिलौना, पानी की बोतल और फिर अन्य जरूरी सामान शामिल होंगे। इससे बच्चे खेल खेल में सीखेंगे और फिर स्कूल जैसा अनुशासन होगा। दोस्तों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुओं को झटका मीट खाने की सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिमों को भी इसे ना खाने के लिए धन्यवाद कहा है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने ये बात बिहार के मधुबनी जिले में एक मीट दुकान की दौरे के दौरान कही है। दरअसल गिरिराज सिंह ने झटका मीट ना खाने के लिए मुस्लिम समुदाय को धन्यवाद किया है और कहा है कि इसके लिए वे मुसलमानों का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं झटका मीट ना खाने के लिए मुसलमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जहाँ आपके करीबी दोस्त जो मुस्लिम है अगर आपके घर आते हैं तो फिर वे भी झटका मीट नहीं खाएंगे। मैं मुसलमानों का सम्मान करता हूं क्योंकि वे अपने धर्म के प्रति समर्पित होते हैं। वे जीवन भर मुसलमान ही रहते हैं। जबकि उनकी मृत्यु होती है तो फिर उन्हें उनकी मान्यताओं के अनुसार अलग से दफनाया जाता है। दोस्तों 2025 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का पूर्णिया दौरा होने वाला है। सीमांचल को एयरपोर्ट समेत कई सारे सौगात देने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब बहुत कम समय रह गया है। जल्द ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार में अहम प्रोजेक्ट के शिलान्यास के लिए आ रहे हैं। पीएम मोदी का पूर्णिया में 15 सितंबर को कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरे में वे सीमांचल क्षेत्र के लिए सौगातों की बरसात करेंगे। सीमांचल की 30 विधानसभा सीटों को साधने के लिए पीएम मोदी का यह दौरा खास माना जा रहा है। वहीं पर 15 सितंबर के प्रस्तावित दौरे में पीएम मोदी पूर्णिया को एयरपोर्ट की सौगात देंगे। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पूर्णिया में पीएम मोदी की एक बड़ी जनसभा भी होगी, जिसमें किशनगंज, अररिया समेत आसपास के जिलों से लोगों के आने की उम्मीद है। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बिहार को 7 भागों में बांटा है। इसमें सीमांचल की 30 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। सीमांचल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले की 30 सीटें आती है।
यहाँ पर महागठबंधन के अलावा एनडीए के सामने असदुद्दीन ओवैसी और फिर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी है। जब पूर्णिया की बात करें तो फिर पिछले चुनाव में यहाँ की 7 में सिर्फ 3 सीटें ही एनडीए खाते में आई थी और फिर 2 सीट महागठबंधन एनडीए, 1 सीट एआईएमआईएम ने और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मेगा रैली के जरिए एनडीए सभी 30 सीटों पर समीकरण अपने पक्ष में साधने की कोशिश करेगी। पूर्णिया में एयरपोर्ट की शुरुआत के अलावा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमांचल इलाके के लिए कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक का प्रभाव काफी रहता है, जहाँ इसे देखते हुए एनडीए उम्मीदवार उतारते हुए सामाजिक और फिर जातीय समीकरणों का खास ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी की रैली के जरिए एनडीए की वोट बैंक को एकजुट रखते हुए महागठबंधन की वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश भी रहेगी। कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति में आने वाले कुछ सप्ताह काफी दिलचस्प रहने वाले हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली दिए जाने के मामले को लेकर के बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मां तो मां होती है, जब मां शब्द लेते ही बहुत सुकून मिलता है। बेजुबान की भी मां होती है, या किसी की भी मां को आशा शब्द नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं है, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। वहीं पर रेवन्ना के प्रचार में पीएम मोदी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले पीएम मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया गया। देश और फिर बिहार की जनता सब कुछ जानती है। वहीं पर तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि मुझे भाजपा के विधायकों ने मां बहन की गाली सदन में देने का काम किया है। जो व्यक्ति हमारे प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घूमने की बात कह रहा था सड़क पर, उसको भाजपा पार्टी ज्वाइन करवाती है, सम्मानित करती है, तब प्रधानमंत्री कहाँ थे? यह जानती है, देश और फिर बिहार की जनता सब कुछ जानती है और समझती है। ये दिखावटी और फिर मिलावटी राजनीति से काम नहीं चलने वाला है। वहीं पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच भी खींचतान देखने को मिल रही है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मौजूदगी में खुद को बिहार में महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। राहुल गांधी अब तक महागठबंधन के चेहरे को लेकर के सवालों को टालते रहे। जब बिहार के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने उन्हें नकलची कहा और फिर जनता से पूछा है कि क्या उन्हें असली मुख्यमंत्री चाहिए या डुप्लीकेट मुख्यमंत्री। इसके बाद उन्होंने खुद को महागठबंधन का असली मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। दोस्तों, बिहार में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जब बिहार की राजधानी पटना में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, मंगलवार को जिले में 12 नए केस मिले, जिससे कुल संख्या बढ़कर के 312 पहुंच गई। जहां हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक सबसे अधिक खतरा स्कूली बच्चों को है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि स्कूलों में बारिश का पानी जमा है। या प्रशासन ने पटना सिटी, बोरिंग रोड, दीघा समेत कई इलाकों को हॉटस्पॉट जगह बताया गया है। आपको बता दें कि पटना समेत कई इलाकों में डेंगू संक्रमण का मामला बढ़ता ही जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मरीजों को डेंगू हुआ उनकी उम्र 14 से 34 साल के बीच है। जो एक्सपर्ट का कहना है कि लगातार बारिश के कारण जगह जगह पानी जमा होने से मच्छरों के पनपने की आशंका बढ़ गई है। इससे सबसे अधिक खतरा बच्चों को है, क्योंकि स्कूल कैंपस में अब तक पानी जमा हुआ है। ऐसे में सुबह प्रार्थना के दौरान या तो खेलकूद के दौरान डेंगू का मच्छर अटैक कर सकता है। वहीं पर डेंगू के नए मामलों में अधिकतर मरीज 14 से 34 साल के बीच के हैं। वहीं पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ये उम्र वर्ग तेजी से संक्रमण की चपेट में आ रही है, जहाँ विशेष रूप से स्कूल और फिर कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं अधिक प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से स्कूल, कॉलेज और फिर उनके आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा हो गया है, जिससे मच्छरों के पनपने का खतरा काफी बढ़ गया है। अब सवाल है कि डेंगू से कैसे बचे। तो आपको बता दूं कि डेंगू से बचने के लिए मच्छरों के काटने से बचें। घर के आसपास पानी जमा होने ना दें। खिड़कियां और फिर दरवाजे पर जाली लगाएं। मच्छर भगाने वाली क्रीम या फिर स्प्रे का इस्तेमाल करें। या पूरी बाजू के कपड़े पहने। खासकर सुबह और शाम के समय जब मच्छर सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं, तो सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और अपने घर और फिर आसपास की जगह को साफ करें। वो फिर अगर आपको शुरुआती दिनों में तेज बुखार और बदन दर्द रहे तो फिर नज़रअंदाज ना करें। तुरंत डॉक्टर से मिले और फिर प्रॉपर जांच करवाएं। दोस्तों, पीएम मोदी ने बिहार के ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए 105 करोड़ रुपए योजना की शुरुआत की है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया और 105 करोड़ रुपए की राशि सीधे जीविका निधि में ट्रांसफर की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से भी जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि बिहार की माताओं, बहनों और फिर बेटियों को व्यवसाय और फिर
रोजगार के अवसरों की कमी नहीं हो, इसके लिए केंद्र और फिर राज्य सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सहायता और फिर प्रशिक्षण प्रदान करना है। वहीं पर सरकार के अधिकारियों ने बताया है कि ये योजना ग्रामीण महिला उद्यमियों को सूक्ष्म और फिर लघु व्यवसाय में निवेश और फिर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत महिला उद्यमी को क्रेडिट, प्रशिक्षण, मार्केटिंग सहायता और फिर अन्य संसाधनों की सुविधा मिलेगी। इससे महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है क्योंकि 3 बार के विधायक रही नेत्री ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। जदयू की 3 बार की विधायक रही मीना द्विवेदी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जहाँ गोविंदगंज विधानसभा सीट से 2005 से 2015 तक लगातार 3 बार निर्वाचित रही मीना द्विवेदी का परिवार समता पार्टी से समय से नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहा। इस्तीफे का कारण उन्होंने पार्टी में अपनी और फिर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को बताया है। जहाँ राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार तेज है कि मीना द्विवेदी किसी दल में शामिल हो सकती है। मीना द्विवेदी का परिवार समता पार्टी के दौर से ही नीतीश कुमार के करीबी रहा है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, दरअसल बात है कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा संकेत दिए हैं। उन्होंने यह स्पष्ट तो नहीं कहा है कि वे कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2 प्रमुख सीटें राघोपुर और करगहर का जिक्र करके साफ कर दिया है कि उनका इरादा इस बार सियासी मैदान में उतरने का है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर वे चुनाव लड़ेंगे तो फिर या तो तेजस्वी यादव की परंपरागत सीट राघोपुर से लड़ सकते हैं या फिर अपने जन्म स्थान रोहतास जिले की करगहर सीट से। जहाँ उनका कहना है कि नेता तो या तो अपनी जन्मभूमि से चुनाव लड़ना चाहिए या फिर उस जगह से जिसे उसने अपनी कर्मभूमि बनाया हो। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उन्हें पिछले दरवाजे से नेता बनाने वाला बताया है। प्रशांत किशोर ने चुनौती देते हुए कहा है कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो फिर वे भी उनके खिलाफ वो लड़ेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे जनसुराज पार्टी से ऊपर नहीं है। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तभी वे चुनाव रणभूमि में उतरेंगे। उन्होंने दोहराया है कि पार्टी सामूहिक रूप से तय करेगी कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नहीं, और यदि लड़ना है तो फिर किस सीट से। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर ने जो बातें कही है उनसे साफ है कि वे 2 जगहों से एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, राघोपुर और करगहर। यदि ऐसा होता है तो फिर वो एक तरफ तो तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती देंगे और दूसरी तरफ अपने जन्मभूमि से भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूत करेंगे। वैसे देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में हरकत मचा दिया है। उनका चुनाव लड़ना न केवल सियासी समीकरण बदल सकता है बल्कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे दिग्गज नेताओं को सीधे चुनौती देने जैसा भी होगा। अब देखना यह होगा कि जनसुराज पार्टी उन्हें किस सीट से मैदान में उतारती है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा नेताओं के साथ एक अहम रणनीतिक बैठक की। बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य एजेंडा एनडीए सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर था, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए गठबंधन में भाजपा के साथ जेडीयू चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है। सीट बंटवारे को लेकर के सभी दलों की अलग अलग मांगे सामने आने के कारण ये प्रक्रिया और भी जटिल हो गई है। लोजपा इस बार 40 सीटों पर दावा ठोक रही है, जबकि पिछली बार उसने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार करके गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी थी। हालांकि अब चिराग पासवान एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी ये मांग पूरी होने की संभावना कम ही मानी जा रही है। दूसरी ओर मांझी की पार्टी भी 35 से 40 सीटों की मांग कर रही है और उन्होंने यहाँ तक दावा किया है कि उनकी पार्टी के कम से कम 20 विधायक विधानसभा में होंगे। वहीं पर जेडीयू की स्थिति भी आसान नहीं है। जहां 2020 के चुनाव में पार्टी का वोट शेयर घट करके 15% रह गया था, लेकिन अब वे कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा जता रही है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के राजनीति में सक्रिय होने की संभावना पर फिलहाल विराम लग गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने
कहा कि नीतीश कुमार अभी सक्रिय हैं, उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार के राजनीति में सक्रिय रहने की अभी कोई योजना नहीं है। संजय झा का ये दावा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी गिनती नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में होती है। जब बीते 6 महीने से निशांत के जदयू की राजनीति में सक्रिय होने की चर्चा हो रही है। वहीं पर पारिवारिक समारोह में शामिल होने के दौरान निशांत कुमार ने भी कई बार राजनीतिक मामले में दिलचस्पी दिखाई थी, जब वे लोगों से अपील करते रहे कि इस साल के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दें। एक सप्ताह पहले संजय झा ने भी निशांत को राजनीति में आने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि निशांत को राजनीति में आ जाना चाहिए। संजय झा का ये रुख पहले से अलग था, जिसमें उनकी राय थी निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, इसके बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कोई निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, बिहार में कहीं रिमझिम बारिश तो कहीं उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। दरअसल बात है कि बिहार के अधिकांश भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ दक्षिणी भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। बिहार के अधिकांश भागों में हल्की वर्षा के साथ मेघ गर्जन वज्रपात को लेकर की चेतावनी जारी की गई है। 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मानसून के कमजोर पड़ने के साथ झमाझम वर्षा में कमी आने से उमस का प्रभाव बना रहेगा। वहीं पर मंगलवार को पटना एवं आसपास के इलाकों में तीखी धूप और फिर नमी युक्त पूर्वा हवा के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान करते रहे। बीते 24 घंटे के दौरान बिहार के अलग अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। वहीं पर अररिया के सिकटी में 56 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। दोस्तों, रामकृपाल यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की नाक कटवा दी है। जी हाँ, उन्होंने रामकृपाल यादव ने कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे याद है लालू यादव भी कांग्रेस के साथ राजनीति करते थे। जी हाँ, परंतु कभी अपनी पगड़ी कांग्रेस के चरणों में नहीं रखी, कभी कांग्रेस के पिछलग्गू नहीं बने। आज उनका बेटा कांग्रेस का पिछलग्गू बनकर के घूम रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि लालू समर्थकों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। वो बोल रहे हैं कि तेजस्वी ने उनकी नाक कटवा दी है। रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ही संकल्प है कि देश और फिर बिहार 2047 तक विकसित बने। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं पर मोदी और नीतीश सरकार ने हर माता बहनों को खुले में शौच के दंश से बाहर निकाला, मुफ्त गैस देकर के धुएं से मुक्त कराया, आजीविका के लिए मुद्रा योजना से ऋण दिया, जीविका दीदी को ड्रोन दीदी और फिर लखपति दीदी बनाया। वहीं पर आवास, हर घर 125 यूनिट मुफ्त बिजली, हर घर नल से जल, 400 की जगह 1100 रुपये पेंशन, आयुष्मान कार्ड, नौकरियां, 35% आरक्षण, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को रोजगार के लिए पैसे। ये बात उन्होंने कही है। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी खुद बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ वे अपने परिवार से पत्नी और भाई को भी चुनाव लड़ाएंगे। इसके संकेत उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में दिए हैं। जब मुकेश सहनी ने केंद्रीय मंत्री एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी का उदाहरण देते हुए बताया है कि राजनीति में परिवारवाद क्यों जरूरी है। मुकेश सहनी खुद किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, मुकेश सहनी खुद किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा भी नहीं की है। मुकेश सहनी ने कहा है कि उनके परिवार में बहुत ज्यादा लोग नहीं है, मगर आगामी विधानसभा चुनाव में परिवार के कुछ सदस्य मैदान में उतर सकते हैं। मुकेश सहनी ने अपनी पत्नी और फिर भाई के चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि वीआईपी को महागठबंधन में पर्याप्त सीटें मिलेगी, इसलिए परिवार के सदस्यों को उतारने के बाद भी बहुत सी सीटें बचेगी जिन पर अन्य प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। मुकेश सहनी ने कहा है कि जीतन राम मांझी परिवारवाद के कारण ही राजनीति में टिके हुए हैं। जब उनके बेटे और अन्य सदस्य राजनीति में नहीं तो फिर उनके सभी विधायक उड़ जाते। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने कहा कि पिछली बार हमने दूसरे पर भरोसा किया मगर वे बिक गए। हमारे परिवार के लोग रहेंगे तो नहीं बिकेंगे। एक आदमी की अर्थी को कंधा देने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। जब अपने लोग रिश्तेदार होंगे तो कम से कम टिके रहेंगे, घर से बेदखल नहीं होंगे। दोस्तों, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के सामने में ही पार्टी के विधायक का विरोध हुआ है। कहा कि ये नहीं चाहिए, बदल दीजिए। दरअसल बात यह है कि खबर वैशाली जिले के वैशाली विधानसभा क्षेत्र के सायन गांव से है, जहां एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंच पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद उपस्थित थे। जब तभी जैसे ही मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने सरकार की उपलब्धि बताना शुरू किया तो लोगों ने स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और कहा कि 5 सालों में हम लोगों के यहाँ सड़क नहीं बना। वर्तमान में जेडीयू के विधायक सिद्धार्थ पटेल हैं, जिन्हें इस बार बदल दीजिए।
इसके बाद मंच से मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद भी लोग बात मानने को तैयार नहीं थे। स्थानीय विधायक के भी समझाने पर लोग सुनने को तैयार नहीं हुए और लोगों ने साफ तौर पर कहा कि अगर सड़क नहीं बनती है तो फिर वोट हम लोग नहीं देंगे। जब लोगों का मानना है कि अभी तक 5 सालों में हमारे गाँव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे हम लोग परेशान हैं। सरकार पहले सड़क की मरम्मत करें और इस बार चुनाव में विधायक बदलने का कार्य करें। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत कुछ कहा जाता है, पर उनके ऊपर आज तक किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है। वोटर अधिकार यात्रा के समाप्त होते ही तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी शुरू की है वह हैरान करने वाली है। तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार को नैतिक भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कहा जाना एक अप्रत्याशित हमला था। वहीं पर 17 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चली वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक थी। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और फिर वोट चोरी के मुद्दे को उजागर करना था। यात्रा में राहुल गांधी की प्रमुखता और फिर कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता ने आरजेडी कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा किया, जब क्योंकि ये बिहार में आरजेडी की पारंपरिक वर्चस्व को चुनौती मिलता दिखा है। मुजफ्फरपुर में एक आरजेडी विधायक को राहुल द्वारा मिलने से इनकार किया और फिर सुरक्षा कर्मियों द्वारा अकेले जाने की घटना, साथ ही साथ मोतिहारी में पोस्टर विवाद ने महागठबंधन के भीतर तनाव को उजागर किया है। हो सकता है कि तेजस्वी ने यात्रा के समापन के बाद नीतीश कुमार पर आक्रामक हमला बोलकर के कांग्रेस से अलग छवि बनाने की कोशिश की हो। 1 सितंबर को यात्रा के समापन होने के बाद ही उन्होंने पटना में दावा किया है कि नीतीश सरकार के संरक्षण में संस्थागत भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने 3 इंजीनियरों के पास 500 करोड़, 300 करोड़ और 100 करोड़ की संपत्ति पाए जाने का जिक्र किया है और नीतीश पर निशाना साधते हुए पूछा है कि वे बार बार एक विशेष मंत्री के घर क्यों जाते हैं जहां पर अरबों की काली कमाई हो रही है। सवाल यही कि जब यात्रा चल रही थी तो उस समय भी तेजस्वी नीतीश पर हमला कर सकते थे, पर उन्होंने यात्रा के समापन होने का इंतजार किया। जाहिर है तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर यह हमला यूं ही नहीं किया होगा। इसके पीछे जरूर आरजेडी की रणनीति होगी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 दिवसीय दौरे पर गया जी पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने पितृपक्ष मेला की तैयारियों का जायजा लिया और फिर करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की और बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के पड़ाव मैदान में जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को बहुत कुछ दिया है। बीच में हम दूसरी तरफ चले गए थे, लेकिन जब वहाँ गड़बड़ी देखी तो फिर कभी वापस नहीं गए। जो पुराना रिश्ता था अब हम उसी के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि गया जिले में व्यापक विकास कार्य हुआ है। अब गया का नाम हमने गया जी कर दिया है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के नए भवन बने हैं, ITI और फिर पैरामेडिकल संस्था की स्थापना हुई है। जब बेलागंज प्रखंड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, सड़क, बिजली और फिर बांध का काम कराया गया है। अगर यहाँ के लोगों की ओर और कोई भी मांग होगी तो फिर विधायक मनोरमा देवी को बताएं, जब वह काम भी पूरा किया जाएगा। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रगति यात्रा के दौरान गया में जो विकास कार्य अधूरे थे उन्हें पूरा किया गया है। गया जी में 3 सिंचाई योजना, 2 फ्लाईओवर, 5 सड़कों का निर्माण, 2 पार्क और फिर इमामगंज में 1 डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने कई काम किए हैं। 2006 से कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई गई है, जिससे अब किसी तरीके का विवाद नहीं होता है। 2016 में 60 वर्ष से पुराने सभी मंदिरों की भी घेराबंदी कर दी गई है। पहले वहाँ भी गड़बड़ी होती थी जो अब खत्म हो गई है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार तेजी से विकास की राह पर है और आगे और ज्यादा काम होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि घर घर जाकर के लोगों को विकास कार्यों की जानकारी दें, क्योंकि कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए पटना में अहम बैठक की। इसमें उन्होंने आरजेडी के विधायक और फिर सांसदों को वोटर लिस्ट से छूटे हुए लोगों के नाम जुड़वाने का टास्क को सौंपा। तेजस्वी यादव ने एक पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास में आरजेडी के विधायक, सांसद और फिर प्रत्याशियों एवं पदाधिकारियों के साथ 2 घंटे तक बैठक की। इसमें तय हुआ है कि आरजेडी आगामी चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। तेजस्वी यादव की बैठक में आरजेडी नेताओं ने पिछले दिनों बिहार में SIR के मुद्दे पर निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा की सफलता और फिर जनता का समर्थन मिलने पर चर्चा की। इसमें तय हुआ है कि अभी इस मुद्दे पर आगे भी काम करना है। वोटर लिस्ट से जिन मतदाताओं का नाम छूट गया है उनका नाम जुड़वाना है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के विधायक, सांसद और फिर पदाधिकारियों से कहा कि अपने क्षेत्र में जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया छूटा है उसे जुड़वाएं। जो अपने या फिर परिवार ही नहीं बल्कि नाते, रिश्तेदार, पड़ोसी और फिर ग्रामीणों का भी नाम जुड़वाएं। दोस्तों, कोसी नदी एक बार फिर से विकराल हो रही है। जी हाँ,
कोसी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से कई गांव में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। उफनाती धारा ने दोनों तटबंधों के भीतर बसे कई गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। तेज बहाव के कारण गांव के बीच सड़क संपर्क पूरी तरीके से भंग है और करीब 14,000 की आबादी के लिए नाव ही आवागमन का एकमात्र साधन बचा है। ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में लगी सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं पर एक किसान ने बताया है कि हमारी महीनों की मेहनत पानी में डूब चुकी है। अब गांव से बाहर निकलने के लिए नाव पर निर्भर रहना पड़ रहा है। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बिहार में महागठबंधन और उनके नेताओं पर तीखा हमला बोला है, प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को भीड़ जुटाने वाले नेता करार दिया और कहा कि बिहार की जनता अब महागठबंधन को नकार चुकी है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि महागठबंधन केवल वोट बैंक और फिर भीड़ जुटाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि जनता अब विकास और फिर सशक्त नेतृत्व की ओर देख रही है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि बिहार में केंद्र और फिर राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों ने आम जनता के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाया है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर ग्रामीण विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुए निवेश और फिर परियोजनाओं का भी उल्लेख किया है। भाजपा प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान के मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है वो न केवल अनुचित है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जनता इस अपमान का जवाब आगामी चुनाव में वोट के माध्यम से देगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन केवल विपक्ष की राजनीति करता है और फिर केंद्र तथा राज्य सरकार के विकास कार्यों को नकारने का प्रयास कर रहा है। शाहनवाज हुसैन ने चेताया है कि जनता अब भीड़ और फिर नकारात्मक प्रचार में नहीं फंसती है और वह विकास कार्यों, योजनाओं की सच्चाई और फिर स्थायी सुधार को महत्व देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि शाहनवाज हुसैन की ये टिप्पणी आगामी चुनाव में भाजपा की रणनीति और फिर स्थिति को दर्शाती है। उनका कहना है कि भाजपा महागठबंधन पर निशाना साधते हुए विकास और फिर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को उजागर कर रही है। दोस्तों, बिहार में 10,000 से ज़्यादा नर्सों की बहाली होने वाली है। जहां चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा दांव चला है। दरअसल बिहार की राजनीति में जहां पर बेरोजगारी हमेशा बड़ा मुद्दा रही है, वहीं पर अब स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के युवाओं को राहत देने वाला ऐलान कर दिया है। 10,000 से अधिक नर्स पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें से लगभग 5,000 पद अस्थायी होंगे, जबकि 5,006 पद संविदा पर भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने अस्थायी पदों के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। ये नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। विभाग का दावा है कि कोशिश है कि आचार संहिता लागू होने से पहले विज्ञापन जारी कर दिया जाए ताकि चुनावी सरगर्मी इस प्रक्रिया में रोड़ा न बने। वहीं पर संविदा पर बहाली की प्रक्रिया और तेज है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने 2006 पदों पर आवेदन पहले ही ले लिए हैं। ये नियुक्तियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की जाएगी। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस के मंच से दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मां के लिए अपशब्द कहे जाने के मामले को लेकर के बिहार में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर के आज 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। वहीं पर दूसरी ओर अब इस मामले में आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी अपना कड़ा एक्शन दिया है। जी हाँ, हालांकि उन्होंने इसे लेकर के विपक्ष पर निशाना भी साधा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि पीएम मोदी बीते दिन एक कार्यक्रम में उन्होंने स्वयं और फिर उनकी मां के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्दों को लेकर के भावुक करने वाली बातें कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहली बार इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मेरी दिवंगत मां का राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं था। उनका दोष क्या है, उनके लिए अपशब्द क्यों कहे गए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया था। एनडीए ने जहां इस मुद्दे पर 4 सितंबर को बिहार की बंद की घोषणा की, यानी कि आज, वहीं पर विपक्ष ने भी पीएम के बयान पर पलटवार किया है। जहां पीएम मोदी के इस बयान के बाद रोहिणी आचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन दूसरों को गाली न देने की नसीहत देने से पहले विपक्ष अपने गिरबा में झांके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तो विपक्ष के लोगों के लिए दर्जनों दफा अमर्यादित घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हुए भाषाई मर्यादा लांघी है। हाँ, ये बात सही है कि किसी की मां को गाली नहीं देना चाहिए, इस बात का मैं भी खंडन करती हूँ, पर प्रधानमंत्री भी तो कई बार अमर्यादित भाषा का उपयोग कर चुके हैं। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी और एनडीए के नेताओं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी लिया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में मेरे खिलाफ क्या कुछ नहीं बोला गया। बिहार की बेटी के खिलाफ अपशब्द कहे जाने पर बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री जी ने क्यों कुछ नहीं कहा। रोहिणी आचार्य ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ भी विपक्षी दल के नेताओं ने कई बार अपशब्द इस्तेमाल किए। या ऐसे कई मामले सामने आया है, उन मामलों में क्या हुआ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों से अपील की थी कि वे राजद कांग्रेस के मंच से उनकी मां के लिए अपशब्द कहे जाने को लेकर के जवाबदेही निर्धारित करें।
राजद कांग्रेस के नेता, आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं हर माँ बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर तरफ से एक ही आवाज़ आनी चाहिए, माँ के खिलाफ अपशब्द नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत परवार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के नाचते हुए वीडियो पर भी प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि राघोपुर के लोग बाढ़ से परेशान हैं और राघोपुर विधायक तेजस्वी यादव पटना के जेपी गंगा पथ पर रात में घूम घूम करके नाच रहे हैं। इससे पता चलता है कि वे बिहार के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। प्रशांत किशोर ने यह बयान जमुई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिया है। उधर प्रशांत किशोर ने पलायन और फिर रोजगार पर तेजस्वी यादव के बयानों पर जमकर के घेरा। उन्होंने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव ने पढ़ाई की होती तो फिर आज उन्हें मेरी नकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि कम से कम वो एक सही तरीके से नकल तो कर रहे हैं। पहले सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही नकल करते थे, ये लोग बंदूक अपहरण और रंगदारी करने वाले नेता हैं। दोस्तों, अब इस खबर में हम जीतन राम मांझी की बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री और सांसद जीतन राम मांझी की। दरअसल गांव की पगडंडियों से संसद तक का उनके सफर के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में जीतन राम मांझी का नाम विशेष ध्यान रखा जाता है। गांव की पगडंडियों से लेकर के संसद तक का सफर उनका सफर संघर्ष और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। जहां 1980 में कांग्रेस से विधायक बने जीतन राम मांझी ने राजनीति की शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। साल 2014 में जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने राज्य के विकास और फिर पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की। जहां उनकी दूरदर्शिता और फिर जनता के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें बिहार के राजनीतिक नेतृत्व में मजबूती प्रदान की है। 2015 में उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की पार्टी की स्थापना की। ये कदम उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और फिर समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए समर्पण को दर्शाता है। 2024 में चुनाव में जीत हासिल करके जीतन राम मांझी पहली बार सांसद बने, जिससे उनका राजनीतिक सफर और भी व्यापक मंच पर पहुंच गया। जीतन राम मांझी की राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का कैबिनेट मंत्री बनाया है। या इस पद पर रहते हुए उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और फिर छोटे व्यवसायों के विकास के लिए कई योजनाओं को लागू किया है। उनके प्रयासों से कई छोटे और मध्यम उद्योगों को नई दिशा मिली है। राजनीति में जीतन राम मांझी का परिवार भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जहां उनके परिवार के सदस्य विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है और फिर राज्य में यानी कि बिहार में उनके प्रभाव को और मजबूत करते हैं। इस तरह उनका राजनीतिक परिवार और फिर संगठन दोनों ही बिहार की राजनीति में उनकी पहुंच को और विस्तारित करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जीतन राम मांझी का राजनीतिक सफर न केवल व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी है, बल्कि बिहार की राजनीति में बदलाव और फिर विकास की दिशा में एक प्रेरणा भी है। जब गांव से लेकर के संसद तक का उनका सफर ये दर्शाता है कि मेहनत, ढूंढता और फिर जनता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कोई भी नेता उनकी राजनीति का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्गों और फिर ग्रामीण इलाकों के लोगों को सशक्त बनाना रहा है। इस दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल जनता के बीच लोकप्रिय बनाया, बल्कि अन्य नेताओं के लिए भी एक मिसाल प्रस्तुत की है। आज जीतन राम मांझी केवल एक राजनीतिक हस्ती नहीं, बल्कि ग्रामीण और फिर पिछड़े वर्गों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। उनके नेतृत्व में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी ने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है और आने वाले समय में उनके प्रभाव और भी बढ़ने की संभावना है।